डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सरकार आपके साथ कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। अब ये मिशन क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, जानते हैं योजना के सार में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है जो खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई थी। इसका पुराना नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था। 2024-25 के दौरान इसमें पोषण को भी जोड़ दिया गया। इस तरह इस मिशन को नया नाम और नई पहचान मिली। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2007 को केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने की थी। मकसद था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, दाल और चावल के उत्पादन में 20 मिलियन टन का इजाफा करना। मिशन को भारी सफलता मिली और उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसे हासिल कर लिया गया। कामयाबी से उत्साहित होकर सरकार ने इसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखने का फैसला किया और योजना के अंत तक 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का नया लक्ष्य रखा गया। खास बात ये रही कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों को भी शामिल कर लिया गया। उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 स्तरों पर काम करना जरूरी था। एक चयनित फसलों का रकबा बढ़ाना और दूसरा उत्पादकता में इजाफा करना। उत्पादकता के लिए मिशन ने उन्नत कृषि तकनीक अपनाने पर जोर दिया और इसके लिए किसानों को प्रेरित भी किया। किसान उन्नत तकनीक और कृषि सामग्री का बेझिझक इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए उनकी आर्थिक सहायता का प्रावधान भी मिशन में किया गया। मिशन के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के अलावा फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शनों, नई किस्मों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता का निर्माण भी किया जाता है। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करने के लिए आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। जी हाँ, इस पर और विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ उपस्थित हैं। परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चंद्र मोहन जी उपस्थित हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, जिसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन कर दिया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? शुरुआत बहुत सालों पहले हुई थी और उद्देश्य क्या था और किस तरह से बदलाव लाया है ये खेती के क्षेत्र में?
देखिए मैडम, जैसे बताना चाहेंगे कि 2007 में इस मिशन की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारी मुख्य फसलें हैं जैसे गेहूं, धान और पल्सेस में उत्पादन बढ़ाना, जो हमारे जो कमी आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए धान में 10 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ाना, गेहूं में 8 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ाना, इसी तरीके से जो हमारी दलहनी फसलें थी उसमें 2 मिलियन टन का उत्पादन बढ़ाना। इसकी शुरुआत 2007 में करी गई थी। इसको बहुत ही सक्सेसफुल रहा ये मिशन। और इसके बाद 2014 में इसमें कोर सीरियल्स जैसे मक्का है, जौ है और मिलेट्स को जोड़ा गया। साथ साथ इसमें कमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि उसमें सफलता मिलती गई तो अन्य फसलें भी इसमें जोड़ी जाती गई। कमर्शियल क्रॉप जैसे कि कॉटन है, जूट है और शुगर केन्स को भी जोड़ा गया। ऑयल सीड का घटक भी था, लेकिन अब ऑयल सीड का अलग मिशन बनने के साथ साथ वो मिशन, वो जो ऑयल सीड की फसलें थी वो इससे अलग हो गई। और इसमें अब जो वर्तमान में बात करें तो इसका जो नया नाम रखा गया है नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिशन। इसमें वर्तमान में 7 घटक हैं जी, जिसमें एक घटक धान का है, एक गेहूं का है, एक पल्सेस का है, एक कोर सीरियल्स का है, एक कमर्शियल क्रॉप्स का है, एक श्री अन्न का है और एक सबमिशन और सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल जिसको अब हम सीड कंपोनेंट कहते हैं। 7 घटकों को समाहित करते हुए इस मिशन को चलाया जा रहा है और 2024 से इसका नया नाम रखा गया है जो पहले बताया जा चुका है। और वर्तमान में इसकी नई गाइडलाइंस भी सरकार बहुत ही जल्दी लेके आ रही है। बिल्कुल, गाइडलाइंस आने वाली हैं, नाम बदल चुका है, लेकिन 2007 में शुरुआत की गई थी और अभी तक हम कह सकते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में सफलता लाने में कहीं ना कहीं इस मिशन का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। हम फसल उत्पादन की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी लाने के लिए काफी सक्सेसफुल या फिर सफल रहा है ये मिशन। जैसे आपने कहा कि 7 घटक इसमें सम्मिलित किए गए हैं, इनके बारे में विस्तार से बताएं। जैसे आपने बोला धान के बारे में, गेहूं के बारे में, इनको और भी ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, इनका उत्पादन में और बढ़ोतरी हो, निर्यात को लेकर के क्या कुछ इसमें शामिल किया गया है? देखिए, अगर हम घटकों की बात करें, जो हमारा जो मुख्य तौर पे जो घटक, हमारे जो 6 घटक हैं वो फसल आधारित है जी। तो फसल में हमारा जो ध्यान, जो मुख्य तौर पे जो ध्यान दिया जाता है कि उसकी उत्पादकता, जैसे जो फूड सिक्योरिटी तो हमारी उसके केंद्र में है ये, तो उसकी उत्पादकता कैसे हम बढ़ाएं। साथ साथ अब जो इसमें न्यूट्रिशन की बात करी गई है तो न्यूट्रिशन को कैसे उसमें समाहित करते हुए हम आगे बढ़े। तो हमारा उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पहली अगर हम बात करें तो हम अच्छी जो नई नई प्रजातियां जो रिसर्च से निकल के आ रही हैं उनको कैसे समाहित करते हुए उसका प्रदर्शन, जो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से किसानों तक उसको दिखाएं कि नई प्रजातियां जो आ रही हैं उसमें क्या खूबियां हैं। तो ये घटक सारी फसलों में, हमारी जो 6 फसलें हैं, जो 6 घटक हैं जिसमें मुख्य तौर पर फसल केंद्रित हैं, उस पर ये घटक रहता है कि प्रदर्शन करके हम उसको दिखाएं कि किसानों की नई फसलों में क्या क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके की उसमें टेक्नोलॉजी यूज करके आप उसको उसमें आगे ले जा सकते हैं। फिर इसमें जो नई प्रजातियां आती हैं, फिर उस प्रजातियों को किसानों को सस्ते दरों पर पहुंचाने के लिए उसमें जो बीज वितरण पे भी हम असिस्टेंस देते हैं राज्य सरकारों के माध्यम से। इसके साथ साथ जो मिनी किट का वितरण, छोटी जोत के किसान है उसमें छोटी मात्रा में बीज, आधा एकड़ या 1 एकड़ के लिए हम मिनी किट भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी केंद्र की बीज उत्पादन संस्था है उनसे उत्पादित करके सभी राज्य सरकारों को ये मिनी किट भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ हम INM का हमारा घटक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए, और IPM का घटक भी इसमें समाहित है ताकि जो सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स उसको भी समाहित करते हुए किसान अपना उत्पादन कर सके, कीट और रोग से भी अपनी फसल को बचा सके। इसके साथ साथ हम आगे बात करें तो हमारे सीड हब्स का एक घटक है इन्हीं फसलों में कि जिन फसलों में, जैसे अगर हम ऑयल सीड की बात करें, मिलेट्स की बात करें, पल्सेस की बात करें, इसमें इतना अच्छा बीज, जो किसानों को बीज की जो कमी रहती थी उसलिए स्पेशली हमने लगभग 200 से अधिक सीड हब्स इन फसलों में बनाए हैं जो कि KVKs, SAUs और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में लोकेटेड हैं, जिससे अच्छी गुणवत्ता का बीज उनको मिल रहा है। और अंततः इन फसलों में हमारा जो रिसर्च का अगर कहीं गैप आ जाता है, कोई भी संस्था जो रिसर्च कर रही है और ऐसी चीज़ वो लाना चाहती है कि जो इन फसलों में अगर हम ध्यान दें तो इसका उत्पादक और बढ़ सकता है, तो रिसर्च कंपोनेंट को सपोर्ट करने के लिए भी इसमें घटक है। अब इसमें 7वें घटक की बात करें जो क्रॉप से हटके है, जो हमारा सीड कंपोनेंट है, जो हमारी पहले स्कीम चलती थी सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, जो हमारे जो बीज का क्षेत्र है उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख के चलाई जाती थी, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देते, तो उसको भी हमने इसमें समाहित कर लिया है ताकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सीड के लिए, सीड टेस्टिंग लैब्स और सीड क्वालिटी कंट्रोल को भी हम इसमें ध्यान रख सकें। बिल्कुल, तो ये 7 घटक हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं मिलकर उत्पादकता को बढ़ाने, साथ ही साथ उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी कार्य करने के लिए रखे गए हैं और साथ ही साथ किसानों को इनका फायदा मिल सके, यही हमारी सरकार की मंशा भी है और यही इस मिशन का उद्देश्य भी है कि कृषि के क्षेत्र में विकास हो, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और देश के विकास में भी ये मिशन अहम योगदान यहाँ पर निभा सके। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि
किसानों को अच्छे बीजों के बारे में बताया जा सके, उपलब्ध करवाए जा सके, उनको नई नई प्रजातियों के बारे में जागरूक किया जा सके, तो इनके माध्यम क्या रहते हैं? जैसे आपने कहा मिनी किट भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, तो किसानों तक पहुँच कैसे हो रही है उनकी? देखिए, माध्यम की बात करें तो जो कृषि है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है जी। तो जो हम यहाँ से असिस्टेंस देते हैं और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, जो मुख्य रोल होता है वो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स का होता है। वो अपनी जो बीज की उपलब्धता है वो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित करती हैं। तो जैसे उस एजेंसीज में अगर हम बात करें तो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, जो लगभग हमारे देश में 17 स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है। फिर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो राष्ट्रीय स्तर पर इन राज्यों को कोऑपरेट करती है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिल सके। इसी तरीके से और भी बहुत सारी संस्थाएं जैसे इफ्को है, क्रिबको है, IFDC एक नई सहकारी संस्था आई है, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, जो राष्ट्रीय स्तर पे काम करती हैं और राज्यों को सपोर्ट करती हैं। तो राज्य इन संस्थाओं से समन्वय बैठा के जो बीज की उपलब्धता है वो या मिनी किट की उपलब्धता है किसानों को सुनिश्चित करता है, जिसका अनुदान भारत सरकार देती है। तो जो राज्य करता है, अनुदान और सपोर्ट भारत सरकार देती है, ताकि और विभिन्न संस्थाओं के साथ तालमेल बैठा के ये काम चलता है ताकि किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता का बीज प्रदान किया जा सके। और जो रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च की अगर बात करें तो ICR के जो इंस्टीट्यूट है, जिनको विभिन्न फसलों में जैसे राइस का अलग इंस्टीट्यूट है, वीट का अलग इंस्टीट्यूट है, उनका काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है और अच्छी प्रजातियां ला के देना है और उन प्रजातियों को आगे बढ़ाना इन संस्थाओं का काम है। अंत तक किसान तक वो वैरायटी पहुंचनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए सारी मिशन की संरचना की गई है और इसमें हम काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं और आगे भी सक्सेस मिलने की पूरी संभावना बनी है। बिल्कुल, शुरुआत में ही आपने आंकड़ों का जिक्र किया था कि अभी तक हमने कितना उत्पादन जो है हासिल कर लिया है, लक्ष्य क्या था हमने उसे भी पार यहाँ पर कर लिया है। और इसी सफलता को देखते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाया गया है, नया रूप दिया गया है, नए घटक इसमें शामिल किए गए हैं, नई गाइडलाइंस है जिसका आपने जिक्र किया कि अभी आने वाली ही है, जिससे और भी ज़्यादा सुगम तरीके से इस मिशन के तहत काम हो सकेगा। अगर हम लक्ष्य की बात करें, अभी तक के लक्ष्य तो हमने हासिल कर लिए, आगे और क्या क्या लक्ष्य इसमें हम कह सकते हैं रखे गए हैं? देखिए, लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो जब हम गेहूं और धान की बात करते हैं, उसमें हमारा जो उत्पादन का लक्ष्य है, जो लगभग 130 मिलियन टन धान की बात करें वो हम पैदा कर रहे हैं, 110 मिलियन टन वीट की पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो दलहनी फसलें हैं उसमें हमारा जो कंजप्शन है, लगभग हमारा अगर हम कंजप्शन मोटे तौर पर बात करें तो 28 से 29 मिलियन टन का कंजप्शन है, जिसमें 24 मिलियन टन हमारा विगत वर्ष में उत्पादन हुआ और हमने लगभग 4 से 5 मिलियन टन हमने आयात किया। तो वो उत्पादन हम कहीं नहीं, जो हमारे उत्पादन होना चाहिए जिससे हमारी घरेलू डिमांड पूरी हो सके, उस स्तर पे हम भी नहीं पहुंचे हैं और उससे हमारा काफ़ी सारा फॉरेन एक्सचेंज भी खर्च होता है, काफ़ी सारा हमें बाहर से उसको आयात करना पड़ता है पल्सेस को। इसी तरीके से ऑयल सीड में हम थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, लेकिन उसमें भी हम मिशन मोड पे हम जा चुके हैं। तो पल्सेस के थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम पल्सेस में भी सेल्फ सफिशिएंसी अपना सके। इसलिए वर्तमान बजट में सरकार ने आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में मिशन मोड में ले जाने के लिए काम स्टार्ट किया है। हम पल्सेस का एक अलग से मिशन ला रहे हैं जिसमें पूरा की पूरा जोर हम पल्सेस पे लगाएंगे ताकि जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करते हुए अपना उत्पादन अपनी घरेलू डिमांड को अपने उत्पादन से पूरा कर सके। बिल्कुल, आत्मनिर्भर बना जा सके पूर्ण रूप से, अगर हम दलहनी उत्पादन की यहाँ पर बात करते हैं। बिल्कुल, इस मिशन में हम कह सकते हैं कि एक और महत्वपूर्ण जो है तथ्य यहाँ पे शामिल किया गया है कि फसल मौसम के अनुसार प्रशिक्षण हमारे किसानों को दिया जा सके। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी नए घटक आते हैं उसको किसानों तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो प्रशिक्षण का एक अलग से ही हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम ट्रेनिंग्स का एक घटक है इसमें, जिसमें हम हर फसल सत्र में 4 ट्रेनिंग का हमने प्रावधान रखा हुआ है। तो जो भी किसान इसमें जिस भी तरीके से सम्मिलित होते हैं उसमें विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो SAUs हों, चाहे KVKs हों, चाहे ICR इंस्टीट्यूट्स हों, या स्टेट की एक्सटेंशन मशीनरी हो, या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो, उनका प्रोविज़न हम उसमें असिस्टेंट देते हैं ताकि वो संस्थाएँ मिल के किसानों तक उस ट्रेनिंग को पहुँचा सके। तो निरंतर तौर पर हर फसल के शुरू होने से पहले, फसल के दौरान और फसल के अंत में विभिन्न जो नई टेक्नोलॉजी या विभिन्न नई प्रजातियां जो आती रहती है, या जिस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, उस डेमोन्स्ट्रेशन से किसानों को क्या लाभ हो रहा है,
जो किसान उसमें सम्मिलित हैं उसके साथ साथ जो आसपास के गांव के किसान हैं उस तक वो जानकारी पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग निरंतर तौर पे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से चलती रहती है। और एक विशेष घटक हर फसल के अंदर ट्रेनिंग का है, तो उसमें पूरा ध्यान दिया जाता है कि नई टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी किसान पे पहुंचाई जाए। तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी हमारे पास अलग से विशेष तौर पर घटक NFSM है। और वैसे भी कहा जाता है कोई भी कार्य करना है तो उसके पहले जानकारी हासिल कर ले, प्रशिक्षण हासिल कर ले, तभी उसमें अच्छे स्तर पर सफलता हासिल की जा सकती है। और यही जो है लागू होता है हमारी खेती किसानी में भी, और सरकार ने भी इसको महत्वपूर्ण समझते हुए प्रशिक्षण भी इसमें शामिल किया है। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कीट प्रबंधन के बारे में भी, क्योंकि कीट प्रबंधन अगर सही तरीके से किया जाए तभी हमें अच्छी फसल मिलती है, फसल की हम कह सकते हैं उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? जो कीट देखिए हर फसल में नुकसान करने के लिए कीट लगते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो कीट लगते हैं उसमें जो केमिकल्स यूज़ होते हैं या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके लिए भी प्रोविज़न किया गया। क्योंकि किसान एक तो हम जागरूकता के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताते हैं कि भाई अगर आपकी जो शस्य क्रियाएं हैं उसमें क्या क्या चीज़ शामिल करनी है ताकि आपको जो कीट ना लगे। या हम अब तो हम ऐसी प्रजातियों पे ही जोर दे रहे हैं जो बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट, जिसमें कीट रोधी प्रजातियां आए, जो जिसमें कम से कम कीट लगता है। अगर इसके बावजूद भी अगर कीट संबंधी समस्याएं आती है तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी हमारा घटक है जिसके अंतर्गत हम लगभग 2 हेक्टेयर तक हम असिस्टेंस देते हैं। जो भी उसको केमिकल लगता है, जो भी वीडिसाइड लगता है, जो भी केमिकल लगता है, उसमें 50% या 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम उसको अनुदान देते हैं ताकि वो जो भी कीट उस फसल में लग रहा है उसके रोकथाम, उसका नियंत्रण कर सके। तो इसकी भी व्यवस्था इस मिशन में है। बिल्कुल। तो देखिए कीटों का प्रबंधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया हो जाती है जब हम फसलों के उत्पादन की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे में उनका प्रबंधन किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। और नई नई तकनीकें इसके लिए लाई जा रही हैं और इसकी जानकारी हमारे किसानों तक पहुंच सके, ये भी इस मिशन में शामिल किया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे फसल प्रणाली की अगर हम बात करते हैं, हमारे देश में जो कृषि वैज्ञानिक हैं, जो यहाँ पर शोधकर्ता हैं, निरंतर इस ओर बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारे किसान एक प्रणाली को अपनाएं जिससे उनकी आर्थिक आय में भी वृद्धि हो सके, ताकि और जो बाकी नुकसान होते हैं उनसे भी बचा जा सके। इसको लेकर क्या जानकारी देना चाहेंगे? फसल प्रणाली की अगर बात करें तो वो एक हमारा एक घटक के अंदर एक सब कंपोनेंट हम कह सकते हैं। जो मुख्य घटक है कि क्रॉपिंग सिस्टम पे जो ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके का किस क्षेत्र में किस तरीके से गेहूं धान का चक्र अगर कोई किसान अपना रहा है तो किस दूसरा चक्र अपना के उसमें पल्सिस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और फसलों को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और उसको प्रदर्शन के माध्यम से किसानों को कैसे बताया जा सकता है। तो इस पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि ताकि मृदा की गुणवत्ता बनी रहे, किसानों की जो आय है वो बनी रहे लगातार। तो जो क्रॉपिंग सिस्टम है, डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम्स की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, उसमें बीज की उपलब्धता के लिए पे इस मिशन में ध्यान दिया जाता है। और विशेष तौर पे जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें एक अलग से ही असिस्टेंस इसमें रखा गया है और ताकि किसानों के खेत पे जाके वो जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सके, एक सीज़न के बाद दूसरी कौन सी फसल लगानी है और किस किस तरह का बीज इस्तेमाल करना है, क्या क्या उसमें पैकेजिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो हम निरंतर तौर पे करवाते रहते हैं ताकि सिर्फ एकल फसल पर किसान ना ध्यान दे, पूरी पैकेज और डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम जो उस क्षेत्र में होते हैं और उस क्षेत्र में होते हैं उसको अपनाकर किसान अपना आय को बढ़ा सके। बिल्कुल। हमारी अगर खेती की बात करें तो इसमें मशीनीकरण को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल, ताकि हमारे किसानों का जो कार्य है और भी ज़्यादा सरल हो सके। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस मिशन के तहत इसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल। इसमें बताना चाहेंगे कि जो हमारा जो मिशन चलता था इसमें छोटी मशीनों को जो किसान लेना चाहता था, जैसे छोटी, उसमें एक फ्लेक्सी कंपोनेंट हमारा चलता था जिसमें जो भी छोटी किसान मशीनरी है उस क्षेत्र स्पेसिफिक जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चाहता है कि किसानों को दी जाए ताकि उनकी शस्य क्रियाओं में उनको मदद मिले, उसके लिए हम पैसा देते थे विभिन्न राज्यों को। लेकिन हमारी एक पैरेलल एक स्कीम और चलती है जिसे स्मैम कहते हैं हम, उसमें भी ये घटक होते हैं। तो हमने उसका प्रोविज़न वहाँ से NFSM से हटा के स्मैम में कर दिया है। लेकिन अभी भी फ्लेक्सी कंपोनेंट है वो हमारी स्कीम में वर्तमान स्कीम में भी है। इसमें अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी मशीनरी आती है जो बिल्कुल नई है और जो हमारी जो वर्तमान में जो स्कीम दूसरी चल रही है मैकेनाइजेशन के लिए, जो स्मैम जिसे हम कहते हैं, उसमें उसकी लिस्ट में उपलब्ध नहीं है,
तो ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनरी को किसान, अगर वो वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईसीआर इंस्टीट्यूट रेकमेंड करता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मशीनरी किसान को अगर लाएंगे तो उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, उसका लेबर कम होगा। तो उसके लिए हमारा जो फ्लेक्सी कंपोनेंट का घटक है उसमें स्टेट के लिए प्रोविजन किया गया, उसमें उस तरीके की रिकमेंडेशन बेसिस पे उसको वो असिस्टेंस उसको ले सकता है और किसान भाइयों को उस तरीके की मशीन उपलब्ध करा सकता है जो कि नवाचार को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। तो देखिए, खाद्य राष्ट्रीय सुरक्षा, माफ कीजिएगा, सॉरी, तो बिल्कुल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, उसके कितने सारे घटक हैं और जिनके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बताया है, एक एक घटक के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाई है, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि ये मिशन जो है हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में और भी ज़्यादा मजबूती लाने के लिए लाया गया है। अभी तक हमने इसमें सफलता तय की है और आगे आने वाले समय में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बदलाव आएगा, वो भी सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे किसानों को मदद मिलेगी, किसानों की आर्थिक स्थिति में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, उन्हें अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उम्मीद करते हैं कि ये जो मिशन है ये जरूर सफल होगा, हमारे किसानों को और भी ज्यादा फायदा जरूर पहुंचाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जो जानकारियां हैं वो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपका सर, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को इस मिशन के तहत, इस मिशन के प्रति जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने जाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के बारे में। उम्मीद करते हैं आज का जो कार्यक्रम है कारगर साबित हुआ होगा आपको जागरूक करने के लिए। आज के लिए तो बस इतना ही। आपको बता दें, अगर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके पास, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सरकार आपके साथ @gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, पेज खुलेगा हमारा, वहां पर अपने सवाल या सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-11306, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपनी सवाल या फिर कोई भी सुझाव है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, किसी नए मिशन, किसी नई योजना के बारे में आपको करेंगे जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।